जय हिंद दोस्तों। हम लोग इसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है फुल डिटेल सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि टारगेट हमारा है, एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है जुलाई में ही। और इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यूडिटेरिया का भी, प्लेटफॉर्म का भी, यूथ का भी, स्पार्क का भी, यानी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को जो लिया गया है और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादा चांस रहता है उसी प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। और वैसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वैसे ही हम लोग प्रश्न करेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को जो है 1.75x पे देख लीजिएगा, ताकि कम समय में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को ले सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। और हम आपको बता दें कि इसी चैनल पे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो है फुल सेट सॉल्यूशन भी हो रहा है। तो अगर आप एनटीपीसी की भी प्रिपरेशन करें तो आप प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। अगर बिहार दरोगा भी देखना होगा तो बिहार दरोगा को देख सकते हैं। और बिहार एसएससी का भी जो है 150 क्वेश्चन के, यानी रीजनिंग, मैथ, साइंस और जीके के प्रश्न जो है सभी को जो है हम करवा रहे हैं फुल सेट के माध्यम से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बिहार पुलिस का देख लेते हैं। और बहुत ही अच्छा हम लोगों का जो है सॉल्यूशन है और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को हमने लिया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में प्रस्तुत किया था किसने? तो पहला क्वेश्चन हमारा बन गया, उत्तर मिल गया हमारा प्रश्न में ही कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्योंकि पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने जो है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किसने किया था संविधान सभा में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कब किया था। 1948 में किया था, 1949 में किया था, 1947 में किया गया था। तो ये जो किया गया था 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 13 दिसंबर 1946 को याद रखना है। अब देखिए कैबिनेट मिशन जब आया था 1946 में, ठीक है, तो क्या हुआ कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा थे उनके क्या चुने गए? अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। और कब? तो 11 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन पहले जो है संविधान सभा के अध्यक्ष के पद में चुने गए थे। पूछता है प्रश्न कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अध्यक्ष के पद पर जो है चुने गए थे कब? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, और हम सभी जानते हैं कि हमारा देश का संविधान जो है कब से लागू हो गया था? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से? तो वो जो है आयरलैंड से लिया गया है। तो ये ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। आयरलैंड है फ्रांस। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है फ्रांस से लिया गया है। और फ्रांस की क्रांति भी याद रखना है, 1789 की क्रांति। मैट्रिक में अपने पढ़े होंगे कि 1789 की क्रांति जो है फ्रांस में होता है। वो क्रांति से ही उसमें जो है फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो है नारा उत्पन्न होता है और उसका सिद्धांत होता है। उसी से जो है हम लोग लिए हैं, फ्रांस की क्रांति से ही, 1789 की क्रांति, यानी फ्रांस से ही हम लोग स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो है सिद्धांत हमने लिया है, ठीक है। वहीं पे आपको पूछ दे कि आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, डीपीएसपी जो है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे करना है, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की जो प्रस्तावना बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्रस्तावना की जो भाषा है और समवर्ती सूची, ठीक है, जो राष्ट्र सूची और केंद्र सूची दोनों के अंतर्गत आता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ब्रिटेन से आपसे पूछे कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो जो संसद हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो शासन प्रणाली है, विधि का शासन है, वो जो लिया गया है ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो हमने इन सारे चीजों को देखा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है
कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए जो है कदम उठाएगा। अब बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह जो है निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य जो है ना ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए जो है कदम उठाएगा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है कि यह अनुच्छेद 40, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 क्या है, तो ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, तो कुछ दशाओं में काम हो गया, शिक्षा हो गया, लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 है। उसी प्रकार अनुच्छेद 43 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 43 जो है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। और अनुच्छेद जो 42 है, अनुच्छेद 43 जो है कर्मकारों के लिए मतलब मजदूरी और कुटीर उद्योग का जो है प्रोत्साहन करना। अनुच्छेद 43 जो है ना वो प्रसूति सहायता जो उपबंध है उससे संबंधित है। ठीक है, तो कुटीर वाला 43 और प्रसूति वाला 42 याद रखना। और 41 क्या है, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन से है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये ध्यान रखना है, ग्राम पंचायतों का संगठन से क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। अब बताइए भारत की नागरिकता जो है कैसे नहीं प्राप्त किया जा सकता है, जन्म से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, वंश के अनुसार भी नागरिकता मिल जाती है। तो ये दोनों क्या है, सही है, जन्म हो गया, वंश हो गया, देशीकरण से भी प्राप्त किया जा सकता है, संपत्ति अधिग्रहण से नहीं। अब मान लीजिए किसी देश में आप संपत्ति को खरीद लेते हैं, अधिग्रहण कर लेते हैं, तो आपको नागरिकता नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी ये सभी तो सही ही है। ठीक है, ए बी सी डी हम सभी जानते हैं। नागरिकता अधिनियम आपसे पूछे थी, ये नागरिकता अधिनियम कब का है, तो 1955 का है नागरिकता अधिनियम। ठीक है, तो 1955 में जो है नागरिकता प्राप्त करने के 5 शर्त जो है उल्लिखित है। पहला जन्म से, दूसरा देशीकरण, तीसरा वंशागुणत और चौथा पंजीकरण करके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और 5वां है प्रकृति एवं क्षेत्र समाविष्ट करने पर अधिकार, मतलब कोई राज्य जो है किसी दूसरे देश का हिस्सा है और जैसे ही वो भारत में शामिल कर लिया जाता है तो वहां के जो लोग सब क्या हो जाएंगे, भारतीय हो जाएंगे, तो इससे जो है नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, और भाग 2 में नागरिकता है, हम सभी जानते हैं संविधान के भाग 2 में क्या है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ है वो कौन दिलाता है, तो ध्यान रखना है भारत के राष्ट्रपति की शपथ जो है अनुच्छेद 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति की शपथ जो है वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश। और आर्टिकल भी ध्यान रखना है, आर्टिकल हमारा है अनुच्छेद जो है कितना है, अनुच्छेद तो 60 के तहत, यानी अनुच्छेद 60 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति की शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं अनुच्छेद 60 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 60 में जिक्र है कैसे राष्ट्रपति को प्रतिज्ञा प्रारूपण किया जाना है। अगला है क्वेश्चन हमारा कि किसी धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद, मतलब किसी भी धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक भीतर जो है लौटा सकता है। तो देखिए धन विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक पारित होता है, कोई भी नया कानून बनता है तो उसे राज्यसभा में पारित होना रहता है, लोकसभा में पारित होता है, फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, फिर उसके बाद फाइनल हो जाता है। लेकिन अगर एक धन विधेयक ऐसा है ना कि लोकसभा में अगर पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हुआ या ना हुआ, उसको 14 दिनों के अंदर जो है क्या होता है, लौटाना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो है संविधान के अनुच्छेद कितने के तहत है, तो अनुच्छेद जो है 110 के तहत है, अनुच्छेद 110 के तहत इसका जिक्र किया गया है। यानी अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और उसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत जो है विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा में जो है भेजा जाता है विचार करने के लिए, लेकिन 14 दिनों के अंदर या तो आप स्वीकृति दें या स्वीकृति ना दे धन विधेयक को, आपको लोकसभा में क्या कर देना है, मतलब राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है, यानी वहां कठपुतली का काम करता है राज्यसभा। तो अनुच्छेद 110 है, अनुच्छेद 109। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है, और इसके विशेष प्रक्रिया का प्रावधान पूछेगा तो अनुच्छेद 109। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए भारत में अगर हम बात करें चुनाव आयोग की स्थापना जो है, निर्वाचन आयोग जिसे हम कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी, ये ध्यान रखना है। और मतदान दिवस जो हम सभी जानते हैं कि 25 जनवरी को मनाते हैं। ये जो है इलेक्शन कमीशन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 324 से लेकर 329 तक जो है उसमें इलेक्शन कमीशन का जिक्र है। ठीक है, तो याद रखना है 324 आर्टिकल से लेकर 329 तक। ठीक है, यानी 5 का अंतर है, 24 से 5 29, यानी 324 से 329 तक जो है किसका? तो निर्वाचन आयोग का संबंधित जो है उल्लेख किया गया है। उसके शक्ति, कार्यालय मतलब कार्यकाल, पात्रता, इन सब का जिक्र किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो देखिए भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था। कब किया गया था भारतीय का पहला संशोधन? 1951 में किया गया था। ठीक है, और इसके द्वारा ही सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए जो है विशेष उपबंध और कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण तथा भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानून की जो है 9वीं अनुसूची में रखा गया था। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में रखा गया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए। जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं उन्हें किसके द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा? बिल्कुल हाँ, यानी राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री से क्या मतलब है? उपराष्ट्रपति नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये दोनों संसद में क्या कर सकता है? तो बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का संवैधानिक निकाय है? इनमें से बताना है कि भारत का जो है संवैधानिक निकाय इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है कि भारतीय चुनाव आयोग है कि केंद्रीय सूचना आयोग है कि राज्य लोक सेवा आयोग है? इनमें से कौन सा जो है संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए संवैधानिक निकाय की अगर हम बात करें तो भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं वो संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है। राज्य लोक सेवा आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है। लेकिन जो केंद्रीय सूचना आयोग है, ठीक है, जिसे हम आरटीआई भी कहते हैं, आपको पता होगा आरटीआई जो है अधिनियम आया था वो कब का आया था? 2005 का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यानी ये सूचना अधिकार अधिनियम है और इसके तहत जो है आप सारी जानकारियां ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, आकाशगंगा का आकार कैसा है भाई? तो देखिए आकाशगंगा के अगर हम आकार की बात करें तो आकाशगंगा का आकार कैसा है? नियमित है, अनियमित है, कैसा है आकाशगंगा का आकार? तो देखिए आकाशगंगा का जो आकार है वो कैसा है? तो आकाशगंगा का आकार आकाशगंगा का आकार कैसा है? नियमित है, अनियमित है? तो देखिए आकाशगंगा का आकार जो है ना सर्पिलाकार है। कैसा है? तो आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? एक जो यूकिनॉक्स होता है वो एक वर्ष में जो है कितनी बार आता है? तो एक वर्ष में जो आता है वो 2 बार आता है। कितनी बार आता है? 2 बार आता है। कौन कौन दिन? तो 21 मार्च को, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये ध्यान रखना है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या आता है? तो इक्विनॉक्स आता है, ये ध्यान रखना है। और जो 21 मार्च होता है इसको बसंत विषुव कहा जाता है और 23 मार्च को क्या कहा जाता है? तो शरद विषुव कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी को सूर्य की बैगनी विकिरण से कौन सुरक्षित करता है भाई? तो ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत, वही तो सुरक्षित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भूटान की साम्राज्य
किस हिमालय में स्थित है? जो भूटान की जो साम्राज्य है वो किस हिमालय में है? तो पूर्वी हिमालय में। भूटान की साम्राज्य जो है किस में है? तो ये पूर्वी हिमालय में है। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर की भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्यम समय GMT से कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय जो है ना GMT से कितना आगे है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, हम सभी जानते हैं कि 5.5 घंटा आगे है। कितना है? 5.5 घंटा जो है GMT से जो है IST ग्रीनविच जो से है भारतीय मानक समय आगे है, ये ध्यान रखना है। और ये भी याद रखना है कि भारतीय जो मानक समय है, भारत के जो प्रयागराज इलाहाबाद है वहीं से मिर्जापुर से गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही माना गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इस लूनी नदी जो है ना किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? बताइए, लूनी नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो लूनी नदी जो है अरावली से निकलती है। ठीक है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली से निकलती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है। तो वो कौन सा है? तो वो है बानासुर सागर बांध। क्या नाम है इसका? बानासुर सागर बांध इसका नाम है, ये ध्यान रखना है। बानासुर सागर बांध इसका नाम है। ठीक है, तो ये जो करम नोथुर नदी है वहीं पे है ये बानासुर सागर बांध, केरल में है। फिर वहीं पे अगर आपसे पूछे कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? तो तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा सागर बांध अगर आपसे पूछे तो कहाँ पे है? तो कावेरी नदी पर है, हेमावती नदी पर है और लक्ष्मण तीर्थ नदी पर है। ठीक है, कृष्णा सागर बांध, और ये कर्नाटक में है। तो नागार्जुन तेलंगाना में है, कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में, और मेट्टूर बांध तो हम सभी जानते हैं कि कावेरी नदी तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे अग्रणी उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य है रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो केरल राज्य मसाले के लिए भी और रबर के लिए भी अग्रणी राज्य है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में जो पाषाण कालीन शिला चित्रकारी है वो पाई जाती है भीमबेटका में। ठीक है, भीमबेटका में। कहाँ पे? तो भीमबेटका में पाई जाती है। और भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में हमने बताया था। भीमबेटका जो है एक पूरा पाषाणिक अवस्था मतलब पूरा स्थल है। ठीक है, भीमबेटका पर जो है शैल चित्र है। ठीक है, उस जमाने का, यानी मतलब पाषाण काल का जो है, पूरा पाषाणिक काल का जो है शिला चित्रकारी इसमें किया गया है भीमबेटका गुफा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो देखिए, जातक कथाएं जो है ना हम सभी जानते हैं कि सिख धर्म से नहीं है, हिंदू धर्म से नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ होता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जातक जो कथाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है जातक कथाएं? तो बौद्ध धर्म से बुद्ध के जो है जन्म के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों को चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो बता देना है क्वेश्चन कि किस मूल भारतीय राजवंश ने जो है अपने शासकों के चित्र वाले, यानी शासक का जो है उस पर चित्र हुआ करता था, राजा का उस पर चित्र हुआ करता था, तो राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग, ये भी ध्यान रखना है। तो अच्छा, क्या क्वेश्चन क्या? सिक्के, शासक के सिक्के ना, माफ कीजिएगा, ये राष्ट्रकूट इसका आंसर नहीं होगा, इसका हो जाएगा सातवाहन वंश। किसका हो जाएगा? सातवाहन वंश इसका आंसर हो जाएगा। यानी सातवाहन शासकों के द्वारा ही सबसे पहले सिक्के के भी सिक्के जारी किए गए थे, और साथ में चांदी, तांबा, कांसा, पोटीन ये सब का सिक्के चलवाए। और सातवाहन वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना है कि सिमुख। ठीक है, सिमुख आपने सुना होगा, यही संस्थापक है। राष्ट्रकूट के है दंती दुर्ग, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन संस्कृति ग्रंथ, प्राचीन जो संस्कृत ग्रंथ है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। ठीक है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ के लेखक क्या है? इसमें व्याकरण है, तो किसने लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है। अगर आपसे पूछे कि पतंजलि का जो है किताब है क्या? महाभास। महाभास किसका है? तो पतंजलि का है। ठीक है, याद रखना है। नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का है, और चरक संहिता जो है किसकी है? तो चरक का है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें कि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उन्हें राजा पर कब्जा कर लिया गया था। तो देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें दूसरी जो लड़ाई हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनके राज्य पर क्या कर लिया गया था? कब्जा कर लिया गया था।
तो ये जो है ना तराइन की युद्ध कहा जाता है, तराइन की दूसरी लड़ाई, ठीक है, जिसमें जो है धोखे से हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो तराइन का युद्ध होता कब है, तो ये भी ध्यान रखना है कि 1191 का युद्ध होता है ये, ठीक है। कब होता है, 1391 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गुरी के बीच होता है, जिसमें गौरी जो है पराजित हो जाता है। प्रथम युद्ध नाम बता रहे हैं, तराइन का प्रथम 1191 में, ठीक है। और दूसरा जो युद्ध होता है तराइन का 1192 में होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो 1191 में जो तराइन का युद्ध होता है मोहम्मद गुरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। फिर दूसरा युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है धोखे से हरा देता है मोहम्मद गौरी, ठीक है, और इसमें पृथ्वीराज की जो है आंखें निकाल देता है। तो गौरी जो है पृथ्वीराज को पराजित कर देता है और उनके जो राज दिल्ली है और अजमेर पर जो है वो क्या कर देता है, अपना अधिकार कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, वो भारत की किस युग से संबंधित है। तो भारत की किस युग से संबंधित है शिल्पकला, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, तो ये सभी जो है ना दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, ठीक है। कब की बात हो रही है, तो दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन याद रखना है, जैसे दिल्ली सल्तनत की अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 1206 से लेकर 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल है, 1206 से लेकर 1526 तक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो है इस्लामी जो है शासन रहा है। जैसे अगर पूछेगा क्वेश्चन में कुछ इमारतें के बारे में, तो देखिए अलाई दरवाजा किसने बनाया था, तो अलाई दरवाजा बनाया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी में दिल्ली ने। कुतुब मीनार किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनाया था दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, अजमेर में बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। सीरी का किला या हजारों स्तंभों का महल किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मोहम्मद तुगलक ने बनाया था दिल्ली में। और सिकंदर लोदी का मकबरा जो है इब्राहिम लोदी ने दिल्ली में बनाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को कहाँ पराजित किया गया था। तो कन्नौज की लड़ाई में जो है शेर शाह सूरी द्वारा जो है कब पराजित किया गया था, तो 1540 में पराजित किया गया था। कब पराजित किया गया था, तो 1540 में। इनका ज्यादा लंबा जो था नहीं। शेर शाह सूरी की अगर हम बात करें तो इनका जो शासन ही रहा था 1540 से लेकर 1545 तक, ठीक है, इनका मतलब शासन ही रहा। 1540 में जो है कन्नौज की लड़ाई होती है हुमायूं के साथ, हुमायूं को जो है बुरी तरह शेर शाह सूरी हरा देते हैं, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। और हुमायूं को जो है ना इतना मतलब कर देते हैं ना कि पलायन के लिए विवश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बाबर की जो आत्महत्या है, आत्मकथा है, सॉरी बाबर की आत्मकथा जो है बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। तो बाबरनामा जो लिखा गया है ना वो तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो तुर्की भाषा में लिखा गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने कब्जा कर लिया, कहाँ पे कब्जा कर लिया, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि पहला कर्नाटक युद्ध ही कब लड़ा गया था। तो याद रखना है कि पहला जो कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था 1746 से लेके 1748 के बीच में पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध 1740 के विस्तार था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इस युद्ध की जो समाप्ति होती है एक्सला-लापले की संधि 1748 के साथ होती है। और इस संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया को उत्तराधिकारी का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। और इस संधि से अंग्रेजों को जो है मद्रास जो होता है ना वो पुनः जो है क्या कर लेता है, वापस मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 का ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी मद्रास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो याद रखना 1746-48 है पहला कर्नाटक युद्ध, ठीक है। किसके किसके बीच होता है तो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा है कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सिपाही विद्रोह को 1857 की क्रांति कहा जाता है। सिपाही विद्रोह को ही क्या कहा जाता है, 1857 की क्रांति, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग था, ये ध्यान रखना है। तो 1857 के दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के दौरान, तो लॉर्ड कैनिंग था।
1857 की क्रांति के बारे में तो बहुत सारा प्रश्न पूछता ही है, लेकिन हम बता देते हैं। प्रतीक चिन्ह के बारे में एक प्रश्न पूछता है जिसका कमल का फूल तथा रोटी था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से, इंपॉर्टेंट भी है और लूसेंट हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको बता देंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? अब दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की जो आधारशिला था उसने किसने रखा था? हर्बर्ट बेकर ने, लॉर्ड विलिंगटन ने, जॉर्ज पंचम ने या लॉर्ड इरविन ने रखा था? तो लॉर्ड जॉर्ज जो है पंचम ने रखा था, ये ध्यान रखना। किसने रखा था? जॉर्ज पंचम ने रखा था। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला जो है किसने रखा था? तो जॉर्ज पंचम ने जो है दिल्ली की आधारशिला रखी थी। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है 1911 में ही हस्तांतरित की गई थी। मतलब हस्तांतरित तो किया गया था 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन आधारशिला जो रखी गई थी 1911 में ही रख दी गई थी। लेकिन राजधानी कब बनी भारत की राजधानी दिल्ली कलकत्ता से? तो 1 अप्रैल 1912 को जो है दिल्ली राजधानी बन गई भारत की, जो पहले कलकत्ता थी। ठीक है, तो दिल्ली की राजधानी बनाने के लिए जो आधारशिला रखे थे वो जॉर्ज पंचम जी रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सहायक गठबंधन 1978 में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति था? गैर हस्तक्षेप नीति, तो ये 1798 से 1805 की बात है। ठीक है, तो उस समय थे, आप डेट से ही पता चल गया होगा कि लॉर्ड वेलेजली थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सहायक संधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि उत्पादन हेतु कच्चा माल, 31 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो उत्पादन के लिए जो कच्चा माल होता है और नकदी जो होता है वो भौतिक पूंजी, स्थिर पूंजी या मानव पूंजी, तो ये जो है कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। तो यह कब शुरू किया गया था? तो हम सभी जानते हैं कि पहली जो पंचवर्षीय योजना था 51 से 56। ठीक है, और ये जो है हराल्ड डेराल्ड जो है विधि पे था, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ था और हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है किस पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि क्षेत्र। ठीक है, जिसमें बांध, सिंचाई, ये सब मुख्य बुंदी रखे गए थे। और स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद योजना था। तो बंटवारे के कारण जो है कृषि क्षेत्र बुरी तरह जो है प्रभावित था, जिसके कारण जो है पंचवर्षीय योजना पर जो है योजना बनाई गई थी हर एक 5 वर्ष पर। जैसे इस योजना में सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना भाखल नागल परियोजना जो है ना, पहली पंचवर्षीय से समझना है, पहली पंचवर्षीय योजना से ही संबंधित है। व्यास परियोजना हो गया, ये सभी जो शुरू की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। यानी 5 साल में एक टारगेट रखा जाता था, इस क्षेत्र में हमें काम करना है। तो कुछ जो है योजनाएं सफल भी हुई थी जो पंचवर्षीय योजना, और कुछ असफल भी हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के मौद्रिक नीति तैयार करता है? और मौद्रिक नीति इनमें से कौन तैयारी करता है? प्रधानमंत्री, आरबीआई के गवर्नर, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति? तो मौद्रिक नीति जो है ना वो आरबीआई के गवर्नर तैयार करते हैं। कौन करते हैं? आरबीआई के गवर्नर तैयार करते हैं। तो मौद्रिक नीति आरबीआई के गवर्नर तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं। तो भारत में राज्य सरकार द्वारा कौन सा कर लगाए जाते हैं? पूंजीगत लाभ लगाया जाता है, सीमा शुल्क लगाया जाता है, निगम, शराब पर उत्पादन, शराब पर जो उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। ठीक है, तो भारत में राज्य सरकार के द्वारा जो है निर्माण पर उत्पादन कर लगाया जाता है। तो जैसे शराब का उत्पादन हुआ तो उस पर जो है लगाया गया। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि वित्तीय क्षेत्र में जो है एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? एफसीसी का फुल रूप होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल ब्रांड। क्या होता है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल ब्रांड इसका फुल फॉर्म होता है। ये वित्तीय क्षेत्र की बात हो रही है, तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल, देखिए यहाँ पे फॉरेन करेंसी कमर्शियल है, खत्म, कन्वर्टिबल है, सही है, यहाँ बॉक्स लिख दिया, खत्म, करेंसी बॉन्ड और यहाँ पे कॉर्पोरेट लिख दिया है, तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन्स जो है ना वो किससे संबंधित है? तो याद रखना है कि टमाटर, ग्रीन्स हरा भरा, टमाटर, प्याज, आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता के लिए संबंधित है ऑपरेशन ग्रीन्स। नेक्स्ट है कि स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम जो है, स्वच्छ विकास
तंत्र कार्यक्रम यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोग्राम का उपयोग को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की कर्नाटक का जो है कम्बाला त्योहार किससे के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक का जो कम्बाला त्योहार है ना, वो भैंसों की दौड़ उसमें होता है। सांड आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो सांडों की लड़ाई नहीं है, भैंस की दौड़। कम्बाला में होता है भैंस की दौड़। ठीक है, तो ये तो पहले ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे, तो बी और डी में आपको फंसना था। तो कम्बाला भैंस से होता है, कर्नाटक में होता है, ये ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन की गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है। गिद्दा, तो गिद्दा जो अगर हम बात करें ना, तो गिद्दा जो है हम सभी जानते हैं कि पंजाब का लोक नृत्य का नाम क्या है, गिद्दा है। ठीक है, गिद्दा कहाँ है, तो गिद्दा जो है पंजाब में महिलाओं के द्वारा किया गया एक लोक नृत्य है। ठीक है, और बहुत ही खुशनुमा नृत्य है, बहुत अच्छा से डांस किया जाता है। और इसमें जो है ना एक गोले में जो है बोलियां गाई जाती है और तालियां बजाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि पंडित जसराज किस क्षेत्र में विख्यात है। पंडित जो जसराज है वो शास्त्रीय संगीतकार में विख्यात है। पंडित जसराज जो है किस क्षेत्र में विख्यात है, तो शास्त्रीय संगीत में विख्यात है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है। द लाइफ ऑन माई टर्म्स जो है वो किसकी आत्मकथा है, तो शरद पवार की। किसकी है, तो शरद पवार की आत्मकथा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि कैलाश सत्यार्थी के संस्थापक कौन है। तो देखिए कैलाश सत्यार्थी की जो संस्थापक है वह बचपन बचाओ आंदोलन, क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन जो है के संस्थापक कौन है, कैलाश मतलब सत्यार्थी हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस है, याद रखना है। और इसका स्थापना कब होता है, तो ये भी याद रखना है, 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है, 1945 में। ठीक है, और इसमें सदस्य देश जो है 193 सदस्य देश हैं और 91 जो है सहयोगी देश है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक अब्दुल कलाम, राकेश शर्मा या राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है विक्रम साराभाई है। कौन है, विक्रम साराभाई है। ठीक है, और ये घटना कब की है, तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो स्थापना होता है 1962 में होता है। कब होता है, 1962 में होता है। तो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के सबसे पहले 1962 में ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उनके करीबी सहयोगी विक्रम साराभाई के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष जो है विक्रम साराभाई को बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और 1969 में जो है फिर इसरो की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, कब, 1969 में इसरो की। तो ये भी ध्यान रखना है, इसरो के बारे में पूछेगा। तो इसरो की स्थापना जो है 1969 में होता है, इसलिए इसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। जमीन से हवा में माइल जो है मार कर सकता है। तो जमीन से त्रिशूल है, जमीन से हवा में ब्रह्मोस है। तो जमीन से हवा में कौन मिसाइल है, तो है त्रिशूल, ये ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछेगा पृथ्वी अग्नि के बारे में मान लीजिए पूछा, तो अग्नि क्या है, अग्नि जो है ना जमीन से जमीन पर मार करता है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा सागरिका क्या है। सागरिका जो है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ब्रह्मोस के बारे में पूछे तो सतह से सतह पर ब्रह्मोस करता है। पृथ्वी पूछेगा तो जमीन से जमीन पर, याद रखना है। आकाश जो है जमीन से हवा में, नाम ही आकाश। और अग्नि जमीन से जमीन। नाग जो है टैंक रोधी जो है प्रक्षेपास्त्र है, नाग। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है। वेटवेयर, वेटवेयर का मतलब क्या होता है, वेटवेयर। तो वेटवेयर जो होता है ना मानव मस्तिष्क से, क्या है, मानव मस्तिष्क से। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर जो होता है वो क्या होता है, मानव मस्तिष्क को कहा जाता है। एक मतलब जैविक कंप्यूटर जिसे कहा जाता है, ये जो है जीवित कंप्यूटर न्यूरॉन्स की सहायता से चलता है। न्यूरो कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि एक पेटाबाइट, एक पीबी बराबर कितना होता है, 1024 का होता है। देखिए एक बाइट में 0 या एक निब्बल में 4 बिट, एक बाइट में 8 बिट्स, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट, 1 मेगा में 1024 किलो, 1 गीगा में
अगर हम बात करें 1024 मेगा, टेरा में 1024 गीगा, और पेटा में अगर पूछे तो 1024 टेरा हो जाएगा। तो टेरा हो जाएगा, टेरा हो जाएगा, पीबी टेरा, ठीक है, पेटा टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं, इनमें से बताना है कि लॉजिक गेट इनमें से कौन नहीं है। एंड और नॉट, एंड और नॉट, एंड और नॉट। तो देखिए इसमें लॉजिक गेट नहीं है, एंड और नॉट ये सभी जो है लॉजिक गेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूडीपी क्या है। यूडीपी, यूडीपी जो होता है कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? यूडीपी जो है कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। अगला है क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन हमारा कि दाब मापने की एसआई इकाई क्या है। तो दाब मापने की एसआई इकाई जो है पास्कल है। दाब हम किससे मापते हैं? तो पास्कल से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम पैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, हाई टेम्परेचर को मापने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 8000 डिग्री सेल्सियस यानी सर्वाधिक तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से भौतिक मात्राओं में कौन सा एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि इसमें बताना है। तो देखिए भार है सदिश, यंग का मापन त्वरण, तो इसमें आवेग जो है वो क्या है? अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक ताप का गोला दागा गया, तो इस गोले की गति का उदाहरण क्या होगा। तो एक तोप का, सॉरी ताप का नहीं, एक तोप का अगर गोला दागा जा रहा है तो इसका जो है ना गति का जो उदाहरण होगा वो कैसा होगा? प्रक्षेप गति होगा। यानी जब गोला दागा जाएगा, इससे निकलेगा गोला से, तो ये गोला निकलेगा तो ये कैसा होगा? ऐसे गिरेगा। तो ये प्रक्षेप गति का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत किस प्रकार करता है। तो टीवी रिमोट का जो है उसमें क्या होता है? इंफ्रारेड किरणें निकलती है जिसकी वजह से ये कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो किस तत्व का है? तो कैल्शियम का है, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कैल्शियम का है। नेक्स्ट है उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। तो पाचन में मदद करता है क्या? तो HCl जो है हमारा क्या है? पाचन में मदद करता है। LCl क्या हमारा है? पाचन में मदद करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है H2SO4 कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? H2SO4 कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और CH3COOH जो है एसिटिक अम्ल को कहा जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl कहा जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल जो उद्योग में होता है, उर्वरक उद्योग में, एसिटिक अम्ल का जो है सिंथेटिक फाइबर उद्योग में, और नाइट्रिक अम्ल का जो होता है विस्फोटक पदार्थ और दवाइयों में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल भी लिखा हुआ है HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेवार है। जल की कठोरता के लिए अगर हम बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है वो जल की कठोरता के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो है जल की कठोरता के लिए क्या है? जिम्मेवार है। ये ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। इनमें सबसे पदार्थ जो है कठोर हीरा। हीरा से कठोर कुछ भी नहीं, हीरा जो है सबसे कठोर धातु माना जाता है। तो याद रखना है, हीरा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और एक पारदर्शी है हीरा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम, याद रखना है। तो प्रोटीन राइबोसोम जो होता है सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में बहुत ही सूक्ष्म कण होता है, जो प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण और कोशिकीय संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइबोसोम की जो खोज होता है वो 1955 में होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि राइबोसोम की खोज जो है कि कौन करता है? तो पेलेड साहब करते हैं, पेलेडे साहब करते हैं राइबोसोम की खोज। नेक्स्ट हमारा है कि ग्रेगर मेंडल का अनुवांशिक का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किया गया कार्य आधारित है। तो ग्रेगर मेंडल जो है ना मटर पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। किस पे? तो मटर पर करते हैं। कौन? फादर ऑफ अनुवांशिक जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। वो मटर पर करते हैं, ठीक है। अनुवांशिक का पता लगाता है जेनेटिक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है। दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति जो है सहारन सिल्वर चींटी है। कौन सी है? सहारन जो है सिल्वर चींटी जो है सबसे दुनिया के तेज है। तो यहाँ लिखा हुआ है आर्मी चींटी, मोला फोरस चींटी या सहारा रेगिस्तानी चींटी। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो सिल्वर चींटी, जिसका नाम है सिल्वर चींटी। साफ साफ शब्दों में याद रखना है।
सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो रक्त में अगर आरबीसी की बढ़ी तो स्थिति क्या बनेगी? तो पॉलीसाइथेमिया बनेगी। ठीक है, अगर आरबीसी बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथेमिया बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंगटेल, वुडलाइस, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं, जो मृत और सड़ने वाले पादपों की जंतु को क्या करते हैं? तो प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं अपरदाहारी। क्या होते हैं? अपरदाहारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि अप्रैल 2023 में संयुक्त अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्योहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में जो है घोषित किया था? तो दीपावली को जो है राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए के स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है कितनी है? तो 142.86 करोड़ है। यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार, सोच लीजिए। नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य कौन बना था? तो नाटो का 100 जो है नाटो का जो 31वां सदस्य जो बना था वो कौन बना था? फिनलैंड बना था नाटो का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक जो है प्रदान की गई है? तो ये जो है 13वां रैंक प्रदान किया गया है। कहवा? तो 13वां किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भी ध्यान रखना है कि 126वां जो है स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है क्वेश्चन हमारा कि फरवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो मिला है 42वां स्थान मिला है। 71 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजन में 3 किसी तरह से समान है और इस प्रकार समूह बनते हैं, तो कौन सा संयोग जो है संबंधित नहीं है? तो देखिए इसमें से जो है ना क्या है कि एक 3 जो है समूह में समान है, बाकी एक जो है क्या है? असमान है। तो देख लीजिए, एक्स से यू हो गया, इसमें कितना का अंतर है? -3 का। भी से आर हो गया, इसमें -4 का अंतर है, इसमें -3 का, इसमें -3 का है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है ना आसान आसान पूछे जाते हैं इसमें। 70 मैथ की अगर हम बात करें तो 70 क्वेश्चन हमारा गणितीय चिन्ह है। ठीक है, इसको क्या करना है? आपस में बदल देना है। आपको ऑप्शन से चेक करना है कहाँ पे क्या रखें, उसके बाद जो सोल्यूशन हम करें। ठीक है, तो मान लीजिए कि 30 है तो 30 लिखिए। पहले हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, गुना। ठीक है, फिर 4 है तो 4, फिर प्लस हम लिख देते हैं, फिर 2, फिर -1 और बराबर हम 121 कर देते हैं। आता है कि नहीं? 3 चौके 20, 20 और 2 22 है, में 1 घटाएगा तो ये नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी का रखिए, आंसर फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का प्रश्न था। दिए गए शब्दकोश में अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा जो है तीसरा पड़ेगा? तो सबसे पहले पहला पर कौन आएगा? ठीक है, तो ACR 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 सभी में है, ACR सभी में है। ठीक है, ACR के बाद ई है, फिर किसी में आई है, किसी में आई है, तो ACR के बाद ई है, तो ई जो है ये हमारा पहला पाएगा। ठीक है, पहला पाएगा, इसको हम लिख देते हैं पहला नंबर पर। अब देखिए ACR ई है, ACR आई है, ACR आई है, ACR आई है, आई के बाद ए है, तो ये आ गया हमारा दूसरा नंबर पे। ठीक है, तीसरा नंबर पे देख लेते हैं, SERI है, तो ए के बाद कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा, ये आ जाएगा तीसरा नंबर पे। तो बोल रहा है कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तो सीरीज आएगा, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, इसको पहले देख लेना है कौन सा पहले आएगा। अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपस में बदलना, आपस में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें आपको क्या करना है कि आपको समझना है कि क्या संबंध है। तो देखिए 7 + 11 कीजिए, तो 7 11 क्या होता है? 18, और 7 में से 11 घटाइए तो 18 चौक क्या हो जाएगा? 72। यानी जोड़ कर घटा कर इन दोनों को क्या किया गया? जोड़ा किया गया, फिर घटा दिया गया, फिर उन लोगों को गुणा किया गया, 72 आ गया। तो बस ऑप्शन में हमें चेक कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो पहले देख लेते हैं एक ऑप्शन को। देखिए 7 और 4 11, और 7 में से 4 गया 3, तो 11 3 33 हो गया 3, तो आंसर हो गया यही। ठीक है,
सी इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सभी जेड जो है एक्स है। ठीक है, तो सभी जेड जो है क्या है, एक्स है। तो सभी जेड को हम क्या बना देते हैं, एक्स बना देते हैं। सभी जेड को हम क्या बना दिए, तो सभी जेड को हम एक्स बना दिए। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि सभी जी जो है एक्स है। सभी जी जो है ना एक्स है, यानी सभी जी एक्स है, यानी एक्स के अंदर एक क्या है, तो जी है। सभी जी जो है क्या है, इसमें एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी। सभी जी जो है एक्स है। अब बोल रहा है कुछ जी जेड है, कुछ जी जो है जेड है, कुछ जी जेड है। क्या लग रहा है आपको, कुछ जी जो है जेड है? तो बिल्कुल नहीं, कुछ जी जेड नहीं है। सभी एक्स जो है जी है, सभी एक्स जी कहाँ से होंगे, जी तो कुछ ही है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कुछ जेड एक्स है, कुछ जेड जो है एक्स है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो ये तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो केवल तीसरा अनुसरण करेगा, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 76 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 76 नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस 20/sin 70। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, कॉस और साइन 90 - थीटा। तो देखिए कॉस sin 70 को हम कॉस में बदलेंगे तो ये भी कॉस हो जाएगा, ये भी कॉस होगा, तो एक आ जाएगा प्लस। और ये कॉस है, इसको साइन 90 - क्या होता है, कॉस होता है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 1 कितना आ जाएगा, 2। आंसर हो गया 2 आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49, 147, 322 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो 147 को हम 49 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में 9 गया 8, यानी 98 आ गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार 322 को हम 147 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 175। 7 5 12, 175। फिर इसी प्रकार हम 322 को हम घटा देंगे 49 में तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 273। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसमें 49, 147 और 322 की विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बच रहा है, समान शेष बच रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक एक संख्या को एक दूसरे से घटा देना। तो जैसे 147 को 49 से हम घटाएं, फिर 322 को 147 से घटाएं, फिर एक बच गया था 322 को हम किससे घटा दिए, 49 को घटा दिए। तो ये जो 98, 175 और 273, इसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। मौसा निकाल लीजिएगा इन तीनों का। ठीक है, इसका, इसका और इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि एडी त्रिभुज एबीसी के माध्य है। ठीक है, एक त्रिभुज है, चलिए इसको हम एक त्रिभुज बनाते हैं। इसका नाम है, ऊपर हम रख देते हैं ए, ठीक है, यहाँ पे बी हम रख देते हैं, यहाँ पे सी रख देते हैं। बोल रहा है कि एबीसी त्रिभुज जो है, एडी जो है ना क्या है, माध्यिका है, यानी ए और डी, डी यहाँ पे एक डी है, तो वो क्या है, इसकी जो है माध्यिका है। तो यहाँ पे हम डी रख देते हैं, ये जो है क्या है, माध्यिका है। अब बोल रहा है कि पी जो है त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। पी जो है ना त्रिभुज एबीसी का क्या है, यहाँ पे एक केंद्रक है पी। तो यदि एपी जो है 14 है, एपी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 14 है, तो पीडी की लंबाई ज्ञात करना है, पीडी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं है। एपी और जो पीडी होता है ना, 2:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, तो एपी की लंबाई कितना है, एपी और पीडी 2, तो एपी की लंबाई कितना है, 14 है, तो ये कितना का गुना है, 7 गुना है, तो ये भी 7 गुना हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 7। आंसर 7 सेंटीमीटर। पीडी की पूछ रहा है तो 7 सेंटीमीटर हो गया, 2:1 का अनुपात होता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्लीन करना पड़ेगा हमें। कि किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर और कोण कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो केंद्र का कोण यानी थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360, यानी थीटा बटा 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है, 22/7 है, और आर कितना है, 4 है, गुणे 4 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, काट छूट करेंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसको क्या कीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए। 4.186 इसका आंसर आएगा, यानी सी इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि यदि एक राशि मतलब एक राशि प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है, तो वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, तो वार्षिक दर क्या होगा, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए जो 25/36 है ना, 25/36 लिखा हुआ है, 25/36,
तो 25 जो है ऐसा ही है, ठीक है। और 36 को हम क्या मान लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस r बराबर t और t बराबर x रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, बस बाकी सबको बराबर लेना है। साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो यहाँ पे मूलधन हमें पता है, दर हमें पता, दर नहीं पता है, तो दर और बराबर समय दोनों को क्या मानना है, समान मानना है। बस उसके बाद हम सोल्यूशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो P गुने R गुने T बटा 100 इसको कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8.33%, ठीक है। जगह की वजह से थोड़ा सा हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे है यार क्वेश्चन, अच्छा 2 बार टाइप हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन विल इंप्रूव द अंडरलाइन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, वी वेयर टू ऑन द वाइन यार्ड्स फॉर अ टूर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अधूरा शायद हमें लग रहा है यार। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है छूट गया है। चलिए 82 देख लेते हैं। 82 में एंटोनेम बताना है। एक होता है साइनोनेम्स, एक होता है एंटोनेम्स। एंटोनेम जो होता है ना वो क्या होता है, उल्टा होता है, जैसे घोड़ा का घोड़ी, ठीक है, होता है ना, हाथी का हाथनी, गाय का बैल, उसी प्रकार एंटोनेम उल्टा होता है। तो देखिए बेटरमेंट का मतलब क्या होता है, बेटरमेंट का मतलब सबसे पहले समझिए कि बेटरमेंट का मतलब होता है क्या। तो बेटरमेंट का मतलब होता है सुधार या उन्नति। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो डेटोरिएशन हो जाएगा, डेटोरिएशन, ठीक है। डेटोरिएशन जो हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए प्रोस्पेरिटी क्या होता है, संपन्नता। प्रोग्रेस क्या होता है, प्रोग्रेस हम सभी जानते हैं तरक्की, प्रगति। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, उन्नति, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा यही। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, अल्थो ही गॉट द मैसेज ही रस्ट होम, ठीक है। तो अल्थो यहाँ पे जो है ना करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे फील होगा ना एज सुन, जैसे ही उसको पता चला, ठीक है, एज सुन एज यहाँ पे फील हो जाएगा, इंप्रूवमेंट में सही हो जाएगा आंसर वो। नेक्स्ट है हमारा है क्या, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में क्या क्वेश्चन कर रहा है कि ए टाइप ऑफ सबस्टांस या मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली, यानी एक ऐसा सबस्टांस, एक ऐसा टाइप का सबस्टांस या मटेरियल वस्तु जो बर्न्स हो जाता है जल्दी, बहुत ही जल्दी, यानी वेरी क्विकली, जो क्या होता है जल जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो ऐसी वस्तु जो है बहुत जल्दी जलती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम इनफ्लेमेबल कहेंगे, फ्लेमेबल, ठीक है, इनफ्लेमेबल, ठीक है। इनएडिबल क्या होता है, इनएडिबल जो होता है ना जो मिट ना सके। इनक्रेडिबल क्या होता है, इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, कहते हैं ना इनक्रेडिबल है इंसान यार। इनविजिबल क्या होता है, जो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है फॉर द गिवन, जैसे ए प्लान या रूट टू बी फॉलोड ऑन अ जर्नी, यानी कि ऐसा प्लान या रूट जो जर्नी को यानी यात्रा को क्या करता है, फॉलो करता, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इटिनेरेरी, ठीक है। इटिनेरेरी मतलब जो इटिनेरेरी का मतलब क्या होता है जैसे अगर हम ट्रेवल की बात करें तो ट्रेवल हम सभी जानते हैं यात्रा हो गया, टूर क्या होता है मनोरंजन होता है, अरेंजमेंट क्या होता है व्यवस्था होता है, ठीक है। तो इटिनरी का मतलब क्या होता है, यात्रा या कार्यक्रम, हो गया आंसर हमारा ए आंसर इसका मोस्ट सुटेबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रामेटिकली इरर है, कहाँ पे जो है ग्रामर के रूप में इरर है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि इफ आई विल मीट, इफ आई विल मीट माई फ्रेंड टूडे आई शैल गिव हिम दिस बुक। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो आई विल को हटाइए, आई विल मीट हो जाएगा आंसर, ठीक है, आई विल मीट। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम, यहाँ साइनोनेम्स नहीं है, एंटोनेम फिर उल्टा। वोलेटिक, वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल की अगर हम बात करें तो वोलेटाइल का मतलब था परिवर्तनशील, ठीक है, यानी अनिश्चित। तो अनिश्चित का उल्टा क्या होगा, निश्चित, और निश्चित को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, तो सर्टेन, सर्टेन, सर्टेन होता है।
ठीक है। सबटल क्या होता है? सबटल जो होता है सूक्ष्म होता है। इरेटिक क्या होता है? इरेटिक की अगर हम बात करें तो अनियमित होता है। और फ्लाइटी क्या होता है? फ्लाइटी जो होता है चंचल या सनकी को कहा जाता है फ्लाइटी। ठीक है, कोई फ्लाइटी फ्रेंड होगा जो सनकी होता है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें बताना है। इसमें से कौन सा? तो वोकेशन, ऑफरिंग, ऑक्शन, सही है। यहाँ ओकेरेंस जो है ना इनकरेक्ट है। ओकेरेंस मतलब होता है घटना, ओ डबल सी यू डबल आर। यहाँ पे क्या होता है? डबल आर होगा, डबल आर ई एन सी होगा। ठीक है, ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई, ऑकरेंस। ऑकरेंस मतलब होता है घटना। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आई कुड नॉट वेंट फॉर माई सिस्टर वेडिंग इन राजस्थान एज आई हैड माई फाइनल एग्जामिनेशन एट द टाइम। यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर बताना है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन में कि आई कुड नॉट वेंट, यहाँ पे जब कुड नॉट लग गया ना, कुड नॉट, ठीक है, तो जब भी मॉडल वर्ब लगता है तो यहाँ V1 लगता है। ठीक है, तो यही हमारा मिस्टेक है पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है कि द नेचर चैनल द नेचर चैनल गिव अ लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। यानी जो नेचर चैनल होता है, टीवी पे नेचर चैनल होता है ना, तो वो गिफ्ट्स देता है। लॉट्स ऑफ क्या देगा? इन मतलब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, वो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता है कौन? नेचर चैनल। ठीक है, और वर्ल्ड लाइफ के बारे में, यानी वर्ल्ड लाइफ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें जो है ग्रामेटिकली इरर है। तो कहाँ पे ग्रामेटिकली जो है इसमें इरर है? ठीक है, तो देखिए गिव अ लॉट्स ऑफ ऑन वाइल्ड लाइफ, तो ऑन वाइल्ड लाइफ ये तो सही हमारा है, ये सही, गलत नहीं है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें भी कोई मिस्टेक है नहीं। द नेचर चैनल, ये भी सही है। तो बच गया गिव्स अ लॉट ऑफ। गिव्स अ लॉट्स ऑफ में क्या होगा? गिव्स लॉट्स ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिव्स लॉट्स ऑफ होता है, या ए लॉट ऑफ हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गिव्स अ लॉट ऑफ। तो गिव्स ए लॉट ऑफ नहीं होता है, गिव्स लॉट्स ऑफ होता है। गिव्स लॉट्स ऑफ, यहाँ ए लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हिंदी से हम लोग प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से। अस्पृश्य का विलोम उल्ट क्या होता है? अस्पृश्य, अस्पृश्य का उल्टा क्या होता है? अस्पृश्य का उल्टा होता है अस्पृश्य। ठीक है, तो अस्पृश्य इसमें से कौन सा होगा? तो अस्पृश्य जैसा लिखा होगा वही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर। ठीक है, देखिए ये तीनों में देखिए तो आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे बीच में जैसा ये है वैसा ही होगा, सिर्फ अ लग जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शिका शब्द का प्रत्यय क्या होता है? दर्शिका शब्द का प्रत्यय पूछता है। ठीक है, तो दर्शिका शब्द का प्रत्यय की अगर हम बात करें, दर्शिका, इका, प्रत्यय मतलब अंतोला। ठीक है, शब्द का अंतोला देखना है। ठीक है, तो अंत में क्या है? आ, का, इका, 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 कौन सा इका है भाई? हर्षई है कि दीर्घई है? तो भी हमें समझना पड़ेगा, तो हर्षई, तो इका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है महा इसका संधि बताना है। महा इसका संधि क्या हो जाएगा? महा इसका संधि हो जाएगा महेश। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, जिस किसी वस्तु से अस्पृहा ना हो उसके लिए शब्द को क्या कहा जाएगा? तो उसे जो है निष्प्रिय कहा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो गुरु के समीप जो शिक्षा ग्रहण करने वाला शब्द है वो है अंतवेशी। क्या है? अंतेवासी है। नेक्स्ट हमारा है कि अन्य, अनन्य, मतलब अन्य, अनन्य, अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ बताना है। तो अनाज दूसरा हो गया, अनाज और क्या हो जाएगा? दूसरा। अन्न मतलब होता है अनाज, और अन्य मतलब होता है कि दूसरा। ठीक है, और अन्न मतलब फल तो होता नहीं, पराया होता नहीं, यानी अन्न का मतलब एक होता है अनाज, एक अन्य का मतलब क्या होता है? दूसरा होता है, तो इसका सही अर्थ वही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी और आदि को समझाने वाले शब्द को हम क्या कर सकते हैं? तो सब क्या कर सकते हैं भाई? पशु, शिव, तो हरि। हरि जो है अनेकार्थक शब्द में से हरि कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अच का अनेकार्थी बताना है। अच का जो है अनेकार्थी क्या होता है? अच का अनेकार्थी, अगर अच का अनेकार्थी तो होता है धुरी, धुरी कहा जाता है अक्ष को। नेक्स्ट है मीमांसा का सही पर्यायवाची बताना है। इनमें से मीमांसा का सही पर्यायवाची कौन सा है इनमें? तो समालोचन है। समालोचन जो है मीमांसा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन सा जो है विकल्प में सही बताना है? तो देखिए किसी कार्य विशेष को उपेक्षा करने आए थे और कुछ और कार्य में लगने लग गए। यानी माता ने कहा कि जाओ रमेश के यहाँ से जो है
मूसर लेके आओ। जैसे ही रमेश के यहाँ गए तो वहाँ आईपीएल मैच चल रहा था और आईपीएल मैच देखने लगे। तो आए थे कुछ करने और करने लगे कुछ, तो यही होता है, आए थे हरि भजन को और उठने लगे कपास। ठीक है, भजन करने आए थे और कपास को उठने लगे। तो हमने 100 प्रश्नों को हमने क्या किया, देखा, जिसमें हिंदी के भी प्रश्न, इंग्लिश के भी प्रश्न, मैथ के भी, रीजनिंग के भी और जीके जीएस के भी प्रश्न थे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी राम राम, जय।